अध्याय 14। अभी क्या आना बाकी है। शाही परिवार अब भोजन कक्ष में एक साथ नाश्ता करने वाला था। इसके अलावा मुझे भी उपस्थित रहने की उम्मीद थी। मूल रूप से मैं सम्मानपूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहता था और इसके बजाय अपने कमरे में खाना चाहता था, क्योंकि यह शाही परिवार के लिए बेहतर होगा जो काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे, एक साथ खाना खाने के लिए। हालांकि ऐसा लगता है कि पहली राजकुमारी हिनाता वास्तव में मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने उनके उदार प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। इस प्रकार अब हम एक बड़े भोजन कक्ष में एक आयताकार आकार की लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठे हैं। स्कारलेट मेरे बाईं ओर बैठी थी, जबकि हिनाता मेरे दाईं ओर बैठी थी। राजा और रानी दोनों हिनाता के विपरीत दिशा में एक दूसरे के बगल में बैठे थे, जबकि राचेल मेरे सामने बैठी थी। नौकरानी द्वारा गर्म भोजन तैयार किया गया था। आज का भोजन तले हुए अंडे और बेकन था। इसके अलावा तले हुए सेब और दालचीनी रोल और गर्म दूध जैसे व्यंजन भी तैयार किए गए थे। कृपया मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दे। मैं पहली राजकुमारी हूँ, हिनाता वतनबे। कृपया आपसे मिलना चाहती हूँ। हिनाता ने अपने खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना परिचय देते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई महाराज। मैं हारुतो सातो हूँ, मैंने आदरपूर्वक कहा। फिर मैंने अपनी नज़र कुछ मीटर दूर बैठी छोटी लड़की पर डाली। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं तीसरी राजकुमारी राचेल वतनबे हूँ। उसने अपने बचकाने चेहरे पर हल्की सी शिकन लाते हुए अपना परिचय देते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ गलत किया हो जिससे वह परेशान हो गई हो? कोष्टक। उसके चेहरे पर स्पष्ट झुंझलाहट देखकर मैंने सोचा, कृपया इसे अपने लिए बहुत अधिक परेशान मत करो युवा हारुतो। तुम देख रहे हो कि वह अपनी सामाजिक स्थिति को बहुत महत्व देती है, इसलिए वह अपने से नीचे के किसी व्यक्ति से इतने सम्मानपूर्वक बात करने की आदी नहीं है। राजा ने झुंझलाकर कहा, मैं समझता हूँ। खैर, मुझे लगता है कि यह बात सही है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन उच्च स्तर के लोगों के बीच रहकर बिताया है। मैंने मन ही मन सोचा, ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। मैंने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, तो हारुतो, अब तक तुमने यहाँ अपने प्रवास का आनंद कैसा लिया है? हिनाता ने अचानक पूछा। खैर, मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा रहा है, हालांकि मैं अभी भी कुछ चीज़ों का पूरी तरह से आदी नहीं हूँ। मैंने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ओह, अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं, आप जानते हैं। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। उद्धरण चिन्ह। मैंने कुछ अजीब ढंग से जवाब दिया, बेशक, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। स्कारलेट ने अचानक मेरी ओर गहरी नज़रों से देखते हुए ऐसा कहा। मैं समझता हूँ कि आपके विचार के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। मैं उनके उत्साह से थोड़ा अभिभूत हो गया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। हाँ, अच्छा देखो तो ऐसा लगता है कि हिनाता को पहले से ही तुम पसंद आ गए हो, हारुतो। उद्धरण चिन्ह। राजा ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, फूफू, बेशक मुझे पता था कि हिनाता को युवा हारुतो पसंद आएगा। रानी प्रसन्नतापूर्वक हंस पड़ी। अपनी सीट से रेचेल ने हमारी बातचीत को देखते हुए नाक भान सिकुड़ी। वैसे हारुतो, क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम निकट भविष्य में कहाँ जाना चाहते हो? राजा ने पूछा। जैसे ही मैं अपने अंडों सहित कांटा मुंह के पास लाने ही वाला था, उसके अचानक पूछे गए प्रश्न पर मैं रुक गया। खैर, मुझे अभी भी नहीं पता। हालांकि मैं इस बात पर दिमाग खपा रहा हूं कि यात्रा करने के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा होगा। निकटतम राज्य की ओर जाना सबसे अच्छा होगा। अपने दिमाग में दुनिया के नक्शे को याद करने की कोशिश करते हुए मैंने चुपचाप इसके बारे में सोचा। अंतर्वस्तु। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं वातानाबे साम्राज्य के निकट सबसे नजदीकी राज्य की ओर जाऊंगा। क्या ये सबसे अच्छा नहीं होगा? अंधेरा। मैंने सिर झुकाते हुए पूछा। हालांकि मेरा जवाब सुनकर सभी लोग एक दूसरे को अजीब तरह से चुपचाप देखने लगे। क्या कुछ बात है? सेटिंग। उनकी प्रतिक्रिया से हैरान होकर मैंने पूछा, क्या तुमने देखा कि हारुतो, हमारे राष्ट्रों की सबसे निकट का राज्य अल्बर्टा राज्य है? स्कारलेट ने अचानक कुछ घबराते हुए कहा, क्या उस राज्य में जाने में कुछ गलत है? मैंने थोड़ा उलझन में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता। मुझे संदेह है कि आप अभी प्रवेश कर पाएंगे। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ओह, क्या मैं इसका कारण पूछ सकता हूँ? कमरे के अंदर गंभीर माहौल को भांपते हुए मैंने पूछा। मुझे नहीं लगता कि यदि हम आपको ये जानकारी देंगे तो कोई समस्या होगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसकी अफवाह जल्द ही
पड़ोसी देशों तक फैल जाएगी और अंततः आपको इस असंवैधानिक कृत्य के बारे में पता चलेगा। रानी ने गंभीर चेहरे से कहा, जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा रहा होगा। मैंने सबके चेहरों पर दिख रहे भावों को देखकर यही सोचा। अलबत्ता राजा की 1 महीने पहले एक अज्ञात बाहरी समूह द्वारा हत्या कर दी गई थी। राजा ने समझाया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। मैं देख रहा हूँ। मैंने उसकी बातों पर आंखें चौड़ी कर ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने बुरे होंगे, इसलिए वे किसी को भी राज्य के अंदर नहीं जाने देंगे, ये समझ में आता है। बेशक किसी देश के राजा की हत्या करना एक गंभीर मामला था, ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति से अलग नहीं है। राजा के बिना एक राज्य एक देश के रूप में ठीक से काम नहीं कर पाएगा, चाहे वह राजनीति मार्गदर्शन करने के माध्यम से। मुझे लगता है कि तब अलबत्ता जाना एक बुरा विकल्प होगा। मैंने चेहरे पर चिंता भरी नजर लाते हुए कहा, माध्यम से हो या समाज का। ईमानदारी से कहूँ तो मेरा किसी भी ऐसी चीज में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है जो मुझे चिंतित नहीं करती है। मेरा लक्ष्य घर का रास्ता खोजना है, भले ही मुझे महान शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं कोई नायक नहीं हूँ जो किसी को बचाने के लिए बाध्य हो। इसे स्वार्थी या हृदयहीन कहें, मेरा लक्ष्य ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हालांकि मैं इतना हृदयहीन नहीं हूँ कि अपने आसपास के लोगों को छोड़ दूं। अगर मैं किसी को बचा सकता हूँ तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा खुद को किसी भी परेशानी में डालने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह वास्तव में मेरी चिंता का विषय नहीं है। अगला सर्वोत्तम विकल्प कौन सा देश होगा? मैंने उत्सुकता से पूछा। अगर अलबत्ता के राजा की हत्या लगभग हो चुकी थी तो निश्चित रूप से युद्ध होने वाला था, ये जानते हुए भी कि मुझे अभी उस राज्य से दूर रहना होगा। मुझे आश्चर्य है, शायद अल्बेनियन साम्राज्य जो अलबत्ता साम्राज्य के ठीक बगल में है। स्कारलेट अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ अल्बानियाई साम्राज्य को एक विकल्प के रूप में सुझाती है। ओह, मुझे याद है कि मैंने पहले भी उस देश के बारे में पढ़ा था। मेरा मानना था कि इस देश पर अल्बानियाई शाही परिवार का शासन है। मैंने पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक को याद करते हुए कहा, हाँ, अल्बानियाई साम्राज्य एक अच्छी जगह है, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस देश के शाही राजकुमार के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। हिनाता जहाँ बैठी थी वहीं से बुदबुदाई, ओह, क्या राजकुमार को कुछ परेशानी है? मैं उत्सुकता से सिर झुकाते हुए पूछता हूँ। वह सबसे बुरा व्यक्ति है। वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और अपने आसपास के लोगों की परवाह नहीं करता है। वह जो चाहता है उसे पाने के लिए अपनी स्थिति का पूरा फायदा उठाता है। रेचेल ने चेहरे पर हल्की सी शिकन लाते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं समझ गया, तो यही बात है। ऐसा लगता है कि उससे निपटना सचमुच बहुत कठिन है। मैंने सोचा। स्कारलेट के चेहरे पर एक शिकन थी जब उसने अपना चम्मच अपने मुंह में खूबसूरती से लाया। उसके चेहरे पर एक दूर की नजर थी। हिनाता के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव थे जब उसने अपना कप अपने मुंह में खूबसूरती से लाया। राजा और रानी दोनों के चेहरे पर एक परेशानी भरी नजर थी। क्या उनके और राजकुमार के बीच कुछ हुआ था? मैंने सोचा। खैर, यह मेरा काम नहीं है कि मैं उन मामलों में दखल दूं जो मुझसे संबंधित नहीं हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि जब मैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाऊंगा तो वहां जाऊंगा। मैंने साफ कहा, लेकिन आप हमसे फिर मिलने आएंगे, है ना? स्कारलेट ने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ पूछा। बेशक, आप सभी ने मेरी बहुत मदद की है। मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि यहाँ से चला जाऊं और कभी वापस न आऊं। मैंने उन्हें आश्वस्त करने के लिए चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, ये सुनकर अच्छा लगा। तो आप कब जा रहे हैं? रानी ने अचानक पूछा। ओह, शायद अब से लगभग 1 महीने बाद। उद्धरण चिन्ह। मैंने थोड़ा सोचने के बाद कहा, मैं आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आशा है कि आप अपने माता पिता को ढूंढ लेंगे। राजा ने अपनी ईमानदारी व्यक्त करते हुए कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। मैंने उलझन भरे चेहरे से कहा, जब तक आप चले न जाएं, मैं आपको वतनबे के आसपास कुछ बहुत अच्छी जगह दिखाऊं। हिनाता ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाते हुए कहा। उसने अपने कामुक शरीर को मेरे करीब लाया। उसकी लंबी चोटी उसके हिलने के साथ हिल गई जैसे ही हमारे शरीर ने संपर्क किया और उसने अपना चेहरा मेरे करीब ला दिया। जिसने भी ऐसा नज़ारा देखा होगा वह शायद सोचेगा कि हम किस करने वाले हैं। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मुझे आदत है। आखिरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ वह ये है कि हमारे आसपास के लोगों पर गलत प्रभाव न पड़े। ज़रूर, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। मैंने कुछ अजीब ढंग से कहा, जबकि मेरी बाईं ओर स्कारलेट की गहरी निगाहें थीं। नाश्ते के बाद हिनाता और राजा अल्मोस दोनों अकेले बातचीत करने के लिए एक खाली कमरे में चले गए।
अब हिनाता, कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो, है ना? राजा ने अचानक हिनाता से पूछा, जो उसके सामने अपनी पतली सफेद चीनी मिट्टी की टांगों को मोड़कर शान से बैठी थी। क्या मतलब है पिताजी? हिनाता ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए शान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मूर्ख मत बनो, मुझे यह अजीब लगता है कि अल्बर्टा साम्राज्य ने अभी तक आसपास के साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा नहीं की है। फिर भी वे एनोश महाद्वीप में सबसे मजबूत साम्राज्य हैं। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा। बेशक, अगर अल्बर्टा राज्य पड़ोसी राज्यों पर युद्ध की घोषणा करता है तो वे महाद्वीप के हर देश के खिलाफ आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी तकनीक के साथ साथ उनकी सैन्य शक्तियां भी बहुत उन्नत हैं। अब जबकि राजा पर हमला हुआ है तो ये बहुत ही संदिग्ध है कि राज्य ने अभी तक हत्या के प्रयास का जवाब नहीं दिया है। राजा ने हिनाता की ओर अपनी तीखी नजरें सिकोड़ते हुए उसे स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहा। हिनाता ने बस चुपचाप आह भरी और फिर अपना मुंह खोला। देखिए, मैं अल्बर्टा के एक पड़ोसी राज्य की प्रथम राजकुमारी के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग करके वहां के शाही महल में प्रवेश करने में सफल रही। वहां शाही परिवार को संदेश भेजा गया कि अल्बर्टा राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जाए। उद्धरण चिन्ह, हिनाता ने सरल भाषा में समझाया। राजा उसके शब्दों को सुनकर चुप हो गया, जबकि वह उससे प्राप्त जानकारी पर विचार कर रहा था। मैं समझता हूँ। क्या आप ये जानकारी प्राप्त कर पाए कि वह कौन था जिसने अपने देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? राजा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ये दुनिया के सुदूर उत्तरी भाग में स्थित सेस्ट्रल का साम्राज्य था। इतनी दूर स्थित एक राज्य अचानक युद्ध की घोषणा क्यों करेगा? राजा ने भौहें सिकोड़कर पूछा। यद्यपि ज़ेस्ट्रल साम्राज्य के लिए किसी अन्य साम्राज्य को उखाड़कर अपने क्षेत्र का विस्तार करना सामान्य बात थी, फिर भी ऐसे कई साम्राज्य रहे हैं जो ज़ेस्ट्रल साम्राज्य से हार गए थे, लेकिन उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। वह राज्य दूसरे राज्य के लिए भी एक मुद्दा था। राजा ने अपने चेहरे पर एक परेशान भाव के साथ चुपचाप आह भरी। अगर यह कोई दूसरा देश होता तो शायद उसे इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन अल्बर्टा राज्य एक करीबी सहयोगी था। अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं, तो शायद हमें युद्ध में जाना पड़ेगा। राजा ने भी सोचा। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके उन्हें फिर से खोला। हिनाता, अभी स्थिति पर नजर रखें। अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई तो अल्बर्टा किंगडम का समर्थन करेंगे। राजा ने शांति से कहा। समझ गया, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी करते हुए कि उसके पिता यह निर्णय लेंगे। आखिरकार उस राष्ट्र का राजा उसके पिता का करीबी दोस्त है। अल्बर्टा साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा करना वतनबे साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा करने के समान होगा। उन दोनों देशों के बीच एक बहुत ही करीबी रिश्ता था। वैसे, युवा हारुतो हिनाता के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? हिनाता ने चेहरे पर खालीपन लिए पूछा। आपको सचमुच मूर्ख बनना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जैसे सतर्क और चालाक व्यक्ति का उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित होना जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं, मुझे यकीन है कि इसके पीछे आपके अपने कारण होंगे। राजा ने आंखें सिकोड़कर सरलता से समझाया। हिनाता ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखकर हंसी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान छा गई। बेशक, आप इस बात पर गौर करेंगे, उसने मन ही मन सोचा। वह यूं ही किसी देश का राजा नहीं बन गया। हिनाता ने अंततः अपना मुंह खोलने से पहले एक क्षण सोचा। अनुप्रयोग अध्याय 15 भोज का प्रारंभ। शाही महल के ऊपर एक शांतिपूर्ण रात की हवा बह रही है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली घरों के रईसों ने महल के द्वार से अपनी गाड़ियां चलाईं। महल की पार्किंग में पहले से ही कई गाड़ियां खड़ी थीं। जिस हॉल में भोज होना है, वह पहले से ही उन रईसों से भरा हुआ है जो दोपहर में सबसे पहले पहुंचे थे। संयोग से राजा और रानी पहले से ही कुछ रईसों का अभिवादन कर रहे हैं जो पहले पहुंच चुके थे। राजकुमारी के आगमन की खबर सुनकर सभी रईस बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें तीनों राजकुमारियों से करीब से मिलने का मौका मिला था। खाने की मेजें पहले से ही शाही महल के रसोइये द्वारा मेहमानों को परोसे जाने वाले बेहतरीन व्यंजनों से भरी हुई थीं। कई नौकरानियां और बटलर महल में मौजूद सबसे बेहतरीन शराब के साथ कॉकटेल पेश कर रहे थे। हालांकि भोज अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन सभी रईसों के बीच जीवंत बातचीत हो रही थी, जिनके पास सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए शायद ही कोई समय था। सबसे गर्म विषय अल्बर्टा साम्राज्य के मामले थे। इस बीच स्कारलेट, हिनाता और राचेल अभी भी भोज के लिए तैयार हो रही थी। वे तीनों अलग अलग खूबसूरत पोशाक पहने हुए थीं, जो उन्हें देखने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से आकर्षित कर सकती थी। नौकरानियों की मदद से वे बहुत जल्दी तैयार हो पाईं। इस बीच मैं पहले से ही अपने कपड़े पहन चुकी थी जो मुझे भोज के लिए पहनने थे। जब मैंने शीशे में देखा
तो मैंने पाया कि मेरा पहनावा ठीक था, बल्कि साफ सुथरा था। मेरे बाल भी हमेशा की तरह अलग तरीके से स्टाइल किए हुए थे। आमतौर पर मैं हमेशा अपने बालों को नीचे की ओर रखती थी, लेकिन अब मैंने उन्हें सामने की बजाय साइड में कंघी करने का फैसला किया। मैंने अपनी पिछली दुनिया में इससे पहले कभी इतना फैंसी कुछ नहीं पहना था। अभी खुद को देखकर भी खुद को पहचानना मुश्किल है। मेरा सूट काला टक्सीडो है जिसे मैंने सफ़ेद अंडरशर्ट के साथ पहना हुआ है, और एक काला जूता। मैं सचमुच एक अलग व्यक्ति की तरह दिखता हूँ। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फिर मैं दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से उसे खोला। तभी स्कारलेट की आकृति नजर आई। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। हारुतो, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? स्कारलेट अपना सिर झुकाते हुए पूछती है। हाँ, मैं अब अपने रास्ते पर था। उद्धरण चिन्ह। मैंने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखते हुए कहा। हालांकि स्कारलेट की शक्ल देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। जिसने एक लंबी नीली पीली रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके पैरों को ढक रही थी। उसकी ड्रेस की कमर पर नीले गुलाब के फूल से डिजाइन किया गया था। उसके लाल बाल एक रिबन से बंधे हुए थे और उसके दाहिने तरफ लटक रहे थे। हारुतो, जब तुम मुझे घूरते हो तो ये सचमुच शर्मनाक होता है, तुम्हें पता है? उसने शर्म से लाल गालों के साथ कहा। हाँ, मेरी बदतमीजी को माफ करो। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी आंखें तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकी। मैंने कुछ घबराते हुए कहा। ओह, धन्यवाद, आप खुद बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्कारलेट ने मेरी ओर देखते हुए कहा। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट के पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी। जब मैंने अपनी नजरें घुमाई तो हिनाता नजर आई, घुटनों तक की खूबसूरत काली ड्रेस पहने हुए। उसकी ड्रेस उसके शरीर से बहुत चिपकी हुई थी और उसके कर्व साफ दिख रहे थे। उसकी ड्रेस सादी थी, सिर्फ उसका डिजाइन अलग था। उसका सीना वाला हिस्सा जो खुला हुआ था, जिससे उसकी भरपूर छाती थोड़ी सी दिख रही थी। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं राजकुमारी हिनाता, मैंने अजीब ढंग से कहा। ओह, धन्यवाद, आप भी अपने पहनावे में बहुत सुंदर लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो, मैंने चेहरे पर तनावपूर्ण मुस्कान लाते हुए कहा। क्या ये चापलूसी नहीं है? क्या आप मुझे नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे? हिनाता ने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ कहा। मेरे दोनों हाथ पकड़ते हुए उसने मेरी ओर हल्की सी उत्सुकता भरी आंखों से देखा। क्या मेरे जैसे आम आदमी के लिए पहली राजकुमारी के साथ नृत्य करना ठीक होगा? ये निश्चित रूप से उच्च वर्ग का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि यह स्वयं राजकुमारी का निमंत्रण था। कोई भी राजकुमारी को बिना किसी अच्छे कारण के मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपका डांस पार्टनर बनकर बहुत सम्मानित महसूस करूंगा, मैंने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा। ऐसा विकल्प चुनना जो सबसे उपयुक्त लगे। बहुत बढ़िया, मैं इसका इंतजार करूंगा। अंतर्वस्तु। हिनाता ने मेरे हाथ छोड़ते हुए कहा। स्कारलेट ने हमारे बीच हो रही बातचीत को उदास चेहरे से देखा और उसने अपने गालों को प्यार से फुला लिया। अंधेरा। हाँ, स्कारलेट इतनी नाराज क्यों देख रही है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जिसे पढ़ना मुश्किल था। वैसे भी मुझे अभी जाना होगा, पिताजी और माँ इंतजार कर रहे हैं। सिटिंग, हिनाता ने कहा और धीरे धीरे चलने लगी। रुको, मैं भी आता हूँ। बाद में हारुतो। स्कारलेट फिर हिनाता के पीछे चली गई और दालान के दूसरे छोर पर चली गई। ये कहते हुए मैं भोज की ओर बढ़ गया। पूरे इलाके में शानदार संगीत की आवाज गूंज रही थी। जब मैं भोज में पहुंचा तो रईस लोग अपने चेहरों पर खुशनुमा भाव के साथ काफी जीवंत बातचीत कर रहे थे। मैं तेजी से उन आलीशान दिखने वाली मेजों की ओर बढ़ा, जो हर तरह के स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। खाने में डीप फ्राई से लेकर स्टू स्टिर फ्राई बेग तक की विविधता थी। इसे देखते ही मेरी भूख बढ़ती जा रही थी। हालांकि क्षमा करें, क्या आप सर हारुतो हैं? ओह हाँ, यह मैं ही हूँ, मैंने अचानक उसके पीछे से मुझसे बात करने पर थोड़ा चौंकते हुए कहा। जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मैंने एक लड़की को गहरे नीले रंग की खूबसूरत पोशाक पहने देखा जो उसके पैरों तक पहुंचती थी। मैं उसकी नीली समुद्री आंखों से मोहित हो गया जो उसकी पुतलियों में नमी के साथ चमक रही थी। उसके लहराते नीले बाल उसकी पीठ तक लटक रहे थे। उसकी त्वचा बहुत सफेद थी जो बर्फ के रंग की थी। उसके चेहरे पर अभी भी बचपन के निशान थे, हालांकि उसके आसपास की हवा से यह स्पष्ट था कि वह बहुत परिपक्व भी थी। कृपया मुझे अपना परिचय सही ढंग से देने की अनुमति दे, मैं हारुतो सातो हूँ, मैंने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाते हुए कहा। हे, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है
मुझे भी अपना परिचय देने की इजाजत दो, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। मैं इसाबेला नोमानी हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी पोशाक का किनारा पकड़ते हुए और सिर को शान से झुकाते हुए कहा। मुझे आपसे मिलते हुए खुशी हो रही है, मैंने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। आप जानते हैं कि मैं हमेशा उस बहादुर नायक से मिलना चाहता था जिसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त स्कारलेट को बचाया था जब वह अकेली गली में लूटी जाने वाली थी। इसलिए मैं इस अवसर के लिए खुश हूँ, उसने कहा और फिर एक चंचल मुस्कान उसके होठों पर टिक गई। हम बहादुर तेज तर्रार नायक कोष्टक। मैं उसके शब्दों से अपना सिर झुका लेता हूँ कि मुझे ऐसा शर्मनाक शीर्षक कब दिया गया। नहीं, मुझे पूछना चाहिए कि मुझे ऐसा शर्मनाक शीर्षक क्यों दिया गया। उसके शब्दों से मेरा चेहरा असहज रूप से हिल जाता है। नहीं, कृपया मुझे बहादुर तेज तर्रार नायक मत कहिए, ये बहुत शर्मनाक है। आप जानते हैं, मैं कुछ अजीब ढंग से चीखता हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे दृष्टिकोण से यह नाम महारानी को बचाने की आपकी महान उपलब्धि के लिए सबसे उपयुक्त है, उसने मुस्कुराते हुए कहा जैसे कि वह इस पल का आनंद ले रही हो। हालांकि मेरा चेहरा शर्मिंदगी से तमतमा उठा, शायद सार्वजनिक रूप से अपमानित होने पर ऐसा ही महसूस होता है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि लोग मुझे बहादुर तेज तर्रार हीरो कहना शुरू न करें। इसके बारे में सोचते ही मुझे एक गड्ढा खोदकर छिपने का मन करता है, मैंने लाल चेहरे से सोचा। उस समय एक सुंदर युवक जो मेरी ही उम्र का या थोड़ा बड़ा लग रहा था हमारी ओर आया। उसके छोटे साफ सुथरे भूरे बाल और हरी आंखें थीं। उसके चारों ओर एक घमंडी माहौल था। उसके बगल में 3 खूबसूरत महिलाएं थीं। उस आदमी ने इसाबेला को सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। उसके बगल में बैठी महिलाओं ने भी उसका अनुसरण किया और अपना सिर नीचे कर लिया। फिर उसने अपना परिचय देने से पहले मेरी ओर घूर कर देखा। मैं हिंदू लौरिया हूँ। मैं अपने दोनों देशों की खातिर वतनबे साम्राज्य के ड्यूक परिवार की बेटी लेडी इसाबेला से मिलकर खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम एक संतोषजनक रिश्ता बना पाएंगे, उसने इसाबेला की शक्ल को घूरते हुए कहा। एक पल के लिए इसाबेला का चेहरा थोड़ा कठोर हो गया क्योंकि वह उसे घूर रही थी, लेकिन जल्द ही वह अपने अभिवादन के साथ बेशर्मी से मुस्कुराई। हाँ, आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई सर हिंदू। आप अल्बेनियन कुलीन घराने के ड्यूक परिवार के अगले मुखिया हैं। इसाबेला ने अपने चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान लाकर कहा जिसे पढ़ना मुश्किल था। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है या उनके बीच कोई तनाव है? मुझे लगा कि दोनों एक दूसरे को दोस्ताना तरीके से बधाई दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो दोनों एक दूसरे को आंक रहे हैं। हिंदू उसे बहुत ध्यान से देख रहा है, खासकर उसके सीने के हिस्से को, जबकि इसाबेला मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी मुस्कान में थोड़ी ठंडक है। खैर, मुझे आशा है कि आप आज रात मेरे साथ एक नृत्य में शामिल होंगे, आप क्या कहते हैं? वह अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछता है। कभी भी अस्वीकार किए जाने का विचार उसके मन में आया था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह ड्यूक परिवार का अगला मुखिया था। कई लोग इस तथ्य के लिए उसका हाथ थामना चाहेंगे कि आखिरकार एक उच्च श्रेणी के परिवार से होने का मतलब है कि आप एक पूर्ण जीवन जीते हैं। हर कुलीन लड़की तुरंत उसका हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएगी। उसके चेहरे पर अभी भी एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। इसाबेला एक क्षण के लिए चुप हो गई, मानो वह तय कर रही हो कि क्या कहना है, लेकिन फिर वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। मैं मना कर दूंगा, क्योंकि हारुतो ने पहले ही मुझे एक गाने पर नृत्य करने का वादा किया है, उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। अनुप्रयोग अध्याय 16 भोज में चुनौती। हिंदू ने हैरान चेहरा बनाते हुए इसाबेला की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। उसने अपने जीवन में कभी भी इस तरह अपमान महसूस नहीं किया था। सिर्फ एक मुस्कान और कुछ शब्दों से उसने हर उस कुलीन महिला का दिल जीत लिया था जिससे उसने पूछा था। उसकी कोमल निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी नज़र मेरी ओर घुमाई, मैं भी इसाबेला के बगल में खड़ी थी। अचानक उसके डांस करने के वादे से थोड़ी स्तब्ध थी, जिसकी मुझे कोई याद नहीं थी। जैसे ही उसकी नज़र मेरी ओर बुली, मैं उसकी ठंडी निगाहों के नीचे थोड़ा कांप उठी। वह मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहा है? क्या वह मुझे किसी तरह का प्रेम प्रतिद्वंद्वी या कुछ और समझता है? इसाबेला, तुम मुझे इस तरह इस्तेमाल करके क्या कर रही हो? अगर तुम उसके साथ डांस नहीं करना चाहती, तो क्या तुम इतनी ईमानदारी से नहीं कह सकती थी? मैंने इसाबेला को घूरते हुए सोचा, जिसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी, जैसे वह एक मासूम बच्ची हो। आपका क्या मतलब है, लेडी इसाबेला? आप इस किसान के साथ नृत्य करने जा रही हैं? आप मजाक कर रही हैं, है न? हिंदू इसाबेला की ओर आंखें सिकुड़ते हुए पूछता है।
फूफू, क्या मतलब है तुम्हारा? सर हिंदू, क्या मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं जिसके साथ चाहूं नाचूं? इसाबेला ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाते हुए पूछा। उसके चेहरे पर अभी भी एक दोस्ताना मुस्कान बनी हुई थी। हाँ, आपको किसी के साथ भी नृत्य करने का अधिकार है, लेकिन किसी अनजान पृष्ठभूमि वाले आम व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ करने से इस गुप्त स्थान का अपमान ही होगा। सामान्य परिस्थितियों में उसे इस महान स्थान पर पैर रखने की भी अनुमति नहीं होगी। हिंदू ने मेरी ओर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या ये बात आपको एक महान अतिथि के रूप में महारानी के उद्धारकर्ता से कहनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इसाबेला ने चेहरे पर उदासी लाकर पूछा। मैं यह सच बोल रहा हूँ, भले ही उसने राजकुमारी स्कारलेट को बचाया हो, फिर भी वह एक आम आदमी ही है। कुछ भी नहीं बदला है। उसकी बातें सुनकर मेरा माथा ठनका। मुझे यहाँ एक तरफा अपमानित क्यों किया जा रहा है? क्या किसी के बारे में बात करने का यही तरीका है, खासकर तब जब वह व्यक्ति खुद आपके सामने सही हो? मैंने यहाँ आने के बाद से कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बस शांति से खाना चाहता था। भले ही मैं एक आम आदमी हूँ, फिर भी मैं इंसान हूँ। आप जानते हैं, यही कारण है कि मैं घमंडी लोगों से नफरत करता हूँ। मैंने चुपचाप आह भरकर अपने आक्रोश को दबाने की कोशिश की। माफ करें, लेकिन हमें जल्द ही नृत्य करना है, इसलिए क्या आप हमें छोड़ सकते हैं? इसाबेला ने अपने हाथ मेरे हाथों में डालते हुए पूछा। हालांकि मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कहा हो कि मैं आपके साथ नृत्य करूंगा। मैंने धीरे से कहा ताकि कोई सुन न ले। बकवास बंद करो। क्या तुम सचमुच ड्यूक परिवार के अगले मुखिया के रूप में मुझ पर इस आम आदमी को चुन रहे हो? हिंदू पूछता है, जैसे कि उसे वास्तविकता पर विश्वास नहीं हो रहा हो। उसके बगल में खड़ी तीनों महिलाओं को भारी माहौल का एहसास होने लगा और वे जहां खड़ी थी वहां से घबराहट में पसीना बहने लगा। इस शोरगुल ने आसपास के अन्य रईसों का भी ध्यान आकर्षित किया। अन्य रईसों की निगाहें हम पर जमा देखकर इसाबेला ने झुंझलाहट भरा चेहरा बनाया। आह, कृपया चले जाए, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ। मुझे आपकी चौथी पत्नी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कृपया किसी और को परेशान कीजिए। उद्धरण चिन्ह। इसाबेला ने उबी हुई आवाज में कहा। तो ये बात है, मुझे पता था कि वे पहले भी मिल चुके होंगे। जिस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया, मुझे लगा कि वे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन मुझे उसके कथन में कई बातें उलझन भरी लगी। लेकिन क्या उसने सिर्फ चौथी पत्नी कहा? मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गया। क्या इस दुनिया में एक से ज्यादा पत्नियां होना संभव है? लेकिन फिर भी वह मेरी ही उम्र का या थोड़ा बड़ा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस उम्र का कोई व्यक्ति कभी शादी कर सकता है। एक पति इतनी सारी पत्नियों के बीच अपना प्यार कैसे बराबर बांट सकता है? ऐसी एक भी औरत नहीं है जिसका दिल मैंने न जीता हो। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, तो तुम मेरा प्यार स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? क्या मेरा कोई खत तुम तक नहीं पहुँचा? वह गंभीर चेहरे से पूछता है। नहीं, मुझे पता चला कि यह आपने भेजा था, इसलिए मैंने पहला वाला भी नहीं पढ़ा है। उद्धरण चिन्ह। इसाबेला ने बेपरवाही से कहा। ओह, मुझे लगता है कि उसने उसके नेक दिल को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उसके पैर कमजोर हो गए थे। वह चारों पैरों पर खड़ा हो गया और अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने उसे दया भरी नजर से देखा। बेचारा, अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे यकीन है कि मैं भी यही करता। उसके साथ खड़ी महिलाओं ने भी उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा। मुझे आप लोगों द्वारा कितनी बार अपमानित होना पड़ेगा? हिंदू ने अपने दांत पीस लिए और मुट्ठी भींच ली। फिर उसने नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर अपनी तर्जनी उंगली मेरी तरफ उठाई। मैं तुम्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। कोई भी आम आदमी कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। वह चिल्लाया, आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए। वह इतना जिद्दी क्यों है? मुझे इसमें क्यों शामिल होना पड़ रहा है? यह आदमी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। तुम कमरे को थोड़ा पढ़ क्यों नहीं सकते और इतना ध्यान आकर्षित करना बंद क्यों नहीं कर सकते? और वह अब मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए क्यों चुनौती दे रहा है? मुझे उसके लिए कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसे सचमुच अस्वीकार कर दिया गया था। मैंने सोचा और अंदर ही अंदर आह भरी। लेकिन द्वंद्व युद्ध मेरे लिए अपने जादू को अधिक प्रभावी ढंग से परखने का एक अच्छा अवसर होगा। मैंने मन ही मन सोचा। और ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करूं, क्या आप मुझे निर्णय लेने के लिए थोड़ा और समय दे सकते हैं? मैंने अजीब तरह से नजरें फेरते हुए कहा। लगभग उसी समय कोई व्यक्ति बातचीत में शामिल हो गया। अच्छा, लगता है आप लोग काफी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता? जब हम सबने अपनी नजरें बाईं ओर घुमाई तो एक बेहद खूबसूरत आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल गहरे नारंगी रंग के थे और आंखें भूरी थी।
उसके बाल बगल की तरफ कंघी किए हुए थे और उसके बाल उसके चेहरे पर थोड़े से थे जो उसके चेहरे के बाएं हिस्से को ढक रहे थे। वह अपने 30वें दशक में लग रहा था। उसके शरीर के चारों ओर दबाव बहुत तीव्र था। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर ह्यूगो, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। इसाबेला ने अपनी ड्रेस के हेम को घबराहट से पकड़ते हुए कहा। सभी ने भी एक स्वर में अपना सिर झुकाया। मैंने इसाबेला की तरफ देखा, जो अब तक अपने आसपास एक शांत वातावरण में थी, लेकिन अब उसे देखते ही वह बेहद घबरा गई। यदि वह इतनी घबराई हुई है तो यह आदमी बहुत महत्वपूर्ण होगा। रुको, क्या उसने अभी कहा कि अयुमू? क्या ये वाताना साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली जादूगर का नाम नहीं है? मैंने सोचा, जबकि अयुमू की ओर देख रहा था जो शान से शराब पी रहा था। तो यह इस राज्य का सबसे शक्तिशाली जादूगर है न? मैंने नहीं सोचा था कि मैं उससे इतनी जल्दी मिलूंगा। मैंने बुदबुदाया। हाँ, विनम्र अभिवादन के लिए धन्यवाद। अब क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों को एक दूसरे से बहस करने के बजाय आनंद लेना चाहिए? वह चेहरे पर ताजगी भरी मुस्कान के साथ पूछता है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ, इसाबेला ने कुछ अजीब ढंग से कहा। लेकिन तभी अयुगू की नज़रें मेरी नज़रों से मिलीं। ओह, मैंने आपके बारे में सुना है, आप सर हारुतो लेडी स्कारलेट के उद्धारकर्ता होंगे, है ना? वह पूछता है। उसकी आंखें गहरी दिलचस्पी से चमक रही थीं। हाँ, यह मैं ही हूँ। उद्धरण चिन्ह, मैंने घबराहट भरी आवाज में कहा। खैर, मुझे आशा है कि हमारे पास व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए कुछ समय होगा युवा हारुतो। उद्धरण चिन्ह, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मैं सबसे अच्छे शिक्षक से जादू के बारे में और अधिक सीखना चाहता था। मेरी सहज बुद्धि मुझे बता रही थी कि यह हमारे लिए मजबूत बनने का मौका है। हालांकि, जैसे कि वह कमरे को पढ़ नहीं पा रहा था। ओए, मत भूलना मैं तुम्हें दोहरी किसानी की चुनौती देता हूँ, हिंदू चिल्लाया।